नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के लिए जिम्मेदारियां तय की है और इसी के तहत योगी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री है वो अब जनता के बीच हैं। 3 दिन के लिए वो जनता के बीच हैं और उस दौरान राज्य में 18 मंडलों के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में गठित मंत्रियों का समूह जो है वो मंडल मुख्यालयों और जिलों का दौरा कर रहा है और इसके साथ ही सरकार की योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक योगी कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री गुरुवार देर रात ही संबंधित जिलों में पहुंच गए थे। उसके बाद कल उन्होंने अपने इलाके का दौरा किया और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। 3 दिन के लिए ये जो मंत्री है वो जनता के बीच रहेंगे, यानी कल तक के लिए इनका प्लान है। उसके बाद जो जनता के बीच रहकर ये प्लान को तैयार करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से बात करें, जब योगी सरकार के जो मंत्री है और डिप्टी सीएम चाहे बात करें, तमाम जो मंत्री है वो जनता के बीच में है और जनता से पूरे तरीके से संवाद इस दौरान करते नजर आ रहे हैं। किस तरीके का प्लान तैयार किया जा रहा है? देखिए, प्लान साफ है। 2022 का चुनाव नजदीक है और अभी उत्तर प्रदेश का 2022 का जो चुनाव हुआ है उसके बाद 2024 का चुनाव नजदीक है और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उसको भी लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है टीम गठित की थी। 18 मंडलों में जो 54 मंत्री हैं, इनके बावत जो मंत्री है वो कहीं ना कहीं अलग अलग मंडलों में, अलग अलग जिलों में दौरे पर जाएंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों लगातार दौरे पे है। केशव प्रसाद मौर्य मथुरा में है तो वहीं ब्रजेश पाठक भी दूसरे जिले में है। कल वो जौनपुर पहुंचेंगे। आज केशव प्रसाद जाएंगे साफ तौर पे और जो तमाम मंत्री वो अलग अलग मंडलों में जा रहे हैं और वहां पर जनता के बीच में जाएंगे, यानी जनता के द्वार पर मंत्री और जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं जनता के द्वार पर पहुंचेंगे और वहां पर कानून व्यवस्था से लेकर तमाम जो योजनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार की कमी रह गई है और क्या कमियां हैं उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। और 15 मई तक सभी को 3 दिन के दौरे के दौरान सभी को 15 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपनी है। इस बीच वो दलितों के घर में, यानी जो पिछले वर्ग के लोग हैं उनके यहाँ भोजन करने का काम करेंगे। कानून व्यवस्था पे समीक्षा होगी, महिला सुरक्षा पर समीक्षा होगी, SC/ST जो प्रकरण है उन पर कहीं ना कहीं चीजों को जानने की कोशिश की जाएगी। केंद्र और सरकार की जो योजनाएं हैं जो लाभान्वित हुए उनसे भी संपर्क किया जाएगा। साथ ही साथ डीएम की ओर से मंत्री समूह के सामने जिले की स्थिति का प्रस्तुतिकरण भी किया जाएगा। जिलाधिकारी कहेंगे मंत्रियों के सामने की किस प्रकार की स्थितियां हैं और क्या क्या योजनाएं जनता तक पहुंच रही। साथ ही मंत्री समूह मंडल के दौरे पर दौरान बैठकों और जनप्रतिनिधियों, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है, जो नेता है, उनसे भी मुलाकात करेंगे। साथ ही पूर्व जनप्रतिनिधि यानी जो पुराने नेता हैं जो कहे जहां पर भी दौरे पे जाएंगे, जो वरिष्ठ नेता है उनसे भी मुलाकात करेंगे। भाजपा पदाधिकारियों, उनके परिवारों के साथ, संगठनों के साथ संपर्क किया जाएगा और 15 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो साफ तौर पे यहाँ एजेंडे 2 हैं। उत्तर प्रदेश में सभी चीज कानून व्यवस्था को जनता के हित में काम करना, दूसरा 2024 का जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा तैयार हो जाना। तो साफ तौर पे दोनों ही चीजें हैं। 3 दिन तक कल से मंत्री, डिप्टी सीएम सभी दौरे पर निकल चुके हैं। आज कुछ मंत्री निकलेंगे और इतवार तक वो 3 दिन तक उन जहां भी मंडल और जिले में रहेंगे वहां पर प्रवास करेंगे और जो तमाम चीजें हैं कह सकते हैं मन बस्तियों में जाएंगे, दलित लोगों के साथ खाना खाने के उनके घर में काम करेंगे, भाजपा प्रतिनिधियों से मिलेंगे, वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं जिन लाभार्थियों को मिली हैं उनसे मुलाकात करेंगे। जिलाधिकारी के सामने जिलाधिकारी प्रेजेंटेशन रखेंगे, मंत्रियों के सामने क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या योजनाएं आई, उन सब पर विचार होगा। पूरी रूपरेखा तैयार करने के बाद संपूर्ण जो रिपोर्ट होगी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी और उसके बाद जनता के हित में जो योजनाएं होंगी उनको बनाने की तैयारी की जाएगी।
3 दिवसीय ये जो योजना है इसका आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन किस तरीके का रहा, क्योंकि कई मंत्रियों ने कल भी प्रवास किया और वहां पर जो दलित वर्ग है उनके घर पर जाकर उन्होंने मुलाकात की, भोजन किया। किस तरीके से कल का दिन खास रहा? देखिए, बात की जाए तो जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी कल पहुंचे थे और जहां पर गेहूं खरीद होती, क्रय केंद्रों पर भी गए थे वो, और वहां पर चीजों को जाने, किसानों से मुलाकात की, गेहूं की गुणवत्ता जानी। बलदेव सिंह औलख राज्य मंत्री वो भी उनके साथ थे, गुणवत्ता जानने की कोशिश की, अस्पतालों का निरीक्षण किया। हालांकि केशव डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक है वो लगातार एक्शन मोड में है, और केशव प्रसाद मौर्य भी मथुरा में है, और मथुरा में उन्होंने जनप्रतिनिधियों पत्रकारों से बात की थी और चीजों को जानने की बैठक की, चीजों को जानने की कोशिश की। तो लगातार मंत्री एक्शन मोड में है। जल शक्ति मंत्री सुदर्शन सिंह भी लगातार दौरे पर है और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी की कल रूपरेखा की बात की जाए तो सभी लगातार दौरे पे कर रहे हैं। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जौनपुर पहुंचेंगे, केशव प्रसाद मौर्य दूसरे जिले में और जो मंडल है वहां पर जाने का काम करेंगे। तो सभी जनता के बीच में है, यानी यूं कहें कि जनता के द्वार पर इस समय मंत्रिमंडल है और मंत्रिमंडल सभी चीजों को जानने की कोशिश करेगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में होने वाले नगर निगम के चुनाव को भले ही कुछ समय के लिए टाल दिया गया हो, लेकिन दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में अभी भी राजनीतिक छींटाकशी का दौर बरकरार है। दिल्ली में अभी भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आए दिन कई राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के प्रति तंज कसने का काम करती नजर आती है और इसी कड़ी में दिल्ली में जगह जगह पोस्टर वोट देखने को मिल रहा है। दरअसल दिल्ली के हर इलाके में पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर वॉर कर बीजेपी पर तंज कसने का काम किया जा रहा है। पोस्टर के माध्यम से बीजेपी सरकार को रिश्वतखोर, लफंगई और गुंडागर्दी का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। साथ ही पोस्टर के माध्यम से लोगों को मिस कॉल के जरिए राय देने के लिए भी कहा गया, जो साफ साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि इस पोस्टर में ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का नाम दिया गया है और ना ही किसी संस्था का नाम, इसलिए ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि ये पोस्टर किसके द्वारा लगाए गए हैं। किसने लगाए हैं पोस्टर? कौन सी पार्टी लगा सकती है? आप भी जानते हैं कि जब से भाजपा यहाँ आई है सिर्फ तब से ही लोगों को समझ आने लगा है कि गुंडागर्दी होती है। क्या पथराव कभी किसी और पार्टी ने नहीं किया है? अभी थोड़े दिन पहले जहांगीरपुरी में जो पथराव हुआ है किस वजह से हुआ है? तो ये जो पोस्टर लगाना है ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम सबको ही पता है, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि पोस्टर किसने लगाए, किस पार्टी ने लगाए हैं। वही पार्टी जो कभी भी हिंदुत्व का भला चाहती ही नहीं है, सनातन को फॉलो वो कर ही नहीं सकती। सिर्फ उन्होंने फेवर किया है मुसलमानों को कि अगर उनकी मस्जिद के सामने से हम अपनी हनुमान जी की कोई यात्रा निकाल लेते हैं तो वो दंगे कर देते हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी से जल्दी उस पर स्टे ऑर्डर लगवा देता है। तो ये हमारा हिंदुस्तान है, हमें पूरा हक है, हम कहीं से भी हनुमान जयंती मना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को कोई हक नहीं है इस तरह के पोस्टर लगवाने का। सारी पार्टियों में ही गुंडाराज चलता है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात और राजधानी दिल्ली की कर रहे थे, जहां पर दिल्ली में अलग अलग जगह पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और बीजेपी पर तंज कसा गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से अलग अलग तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर में साफ तौर पर बीजेपी पर तंज कसा गया और बीजेपी को अलग अलग संज्ञाएं दी गई है, क्या कुछ अहम जानकारी?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से निगम चुनावों को ज़रूर टाल दिया गया है कुछ समय के लिए, मगर राजनीति जो है वो अपने चरम पर देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं और उसके अंदर लिखा जा रहा है कि भाजपा जो है वो गुंडागर्दी करती है और गुंडागर्दियों को कहीं न कहीं बढ़ावा दे रही है, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलडोज़र चलाया जा रहा है और कहीं न कहीं जनता के लिए भी कहा जा रहा है कि जनता जो है वो डरी हुई है, क्योंकि उनके घरों को और मकानों को तोड़ा जा रहा है और कहीं न कहीं उनकी दुकानों को भी तोड़ा जा रहा है। तो उसको लेकर कहीं न कहीं जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं और भाजपा को घेरने के लिए कह सकते हैं ये पोस्टर वार जो किया गया है, उससे कहीं न कहीं भाजपा की जो छवि है वो बिल्कुल बिगड़ती नज़र आ रही है। मगर भाजपा की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पोस्टर जो है, बेशक इस पे किसी का नाम नहीं है, किसी पार्टी का नाम नहीं है, मगर इस तरीके के जो पोस्टर है वो पूरी दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं, किसी एक इलाके के अंदर नहीं लगाए गए हैं। मगर यहाँ पर बात करें हर इलाके की, तो हर इलाके के अंदर यही पोस्टर देखने को मिल रहे हैं और बार-बार ये भी इन्हीं पोस्टरों के माध्यम से कहीं न कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है, और इसके अंदर एक नंबर भी दिया जा रहा है, जिसके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि आप मिस कॉल दीजिए और इसकी जो कह सकते हैं भाजपा की जो रणनीति है या फिर कहें जो गुंडागर्दी करने की जो तरीका है, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कह सकते हैं आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे कहीं न कहीं भाजपा को ज़रूर दिक्कतें होती नज़र आ रही है। जी। ठीक है, बीजेपी को दिक्कतें अलग-अलग तरीके की होंगी ही, क्योंकि उन पर इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। क्या इस पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार इस पोस्टर वार को लेकर लगातार कहीं न कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। भाजपा की तरफ से अभी बड़े बयान नहीं आए हैं, ना ही बड़े नेताओं के बयान आए हैं, मगर ज छोटे नेताओं की बात करें तो उनकी तरफ से बिल्कुल प्रतिक्रिया मिलती हुई नज़र आ रही है। बार-बार ये कहा जा रहा है कि ये जो पोस्टर वार है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, क्योंकि इसी तरीके के जो आरोप जो है, वो लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो लगाती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर इस तरीके की जो गुंडागर्दी हुई थी, उसको लेकर भी कहीं न कहीं लगातार जिसके आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई थी और बार-बार ये कहा जा रहा था कि भाजपा जो है वो गुंडों को बेचने के काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर कहीं न कहीं इस तरीके के प्रदर्शन को लेकर और कहीं न कहीं हिंसा को लेकर भी कहीं न कहीं आवाज उठती नजर आई, और बार-बार कहीं न कहीं भाजपा को कहीं न कहीं गुंडों का सरदार बताया जा रहा है, क्योंकि भाजपा जो है वो गुंडों को सहारा देने का काम कर रही है। इस तरीके के जो आरोप हैं, वो पोस्टर वार के द्वारा भी कई किए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी इस तरीके के आरोप लगाती नजर आ रही है। मगर भाजपा की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं है, छोटे बयान जरूर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मगर जिस तरीके से पोस्टर वार है, उससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि निगम चुनाव जो है वो जल्दी ही होने वाले हैं। जी। ठीक है, जिस तरीके से पोस्टर वॉर चल रहा है, निगम चुनाव जल्द होने वाले हैं, ये तो देखना होगा कब चुनाव होंगे। लेकिन अब जनता जो है वो भी समझ रही है कि चीजें क्या से क्या हो रही है, और इसी वजह से जनता आम आदमी पार्टी से सीधे सवाल कर रही है। क्या इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई जवाब सामने आया? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता के सवालों की, तो जनता बिल्कुल समझ चुकी है भई, राजनीति की जा रही है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी पर भी पहले भी भाजपा के द्वारा कहीं न कहीं किसके आरोप लगाए गए हैं, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि दिल्ली को नशे का शिकार बनाया जा रहा है। एक के ऊपर एक फ्री जो स्कीम दी जा रही है, उससे कहीं न कहीं जनता परेशान है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बड़े बयान की, तो कहीं न कहीं उनकी तरफ से भी बार-बार आरोप लगाए गए थे कि भाजपा जो है वो गुंडों को सहारा दे रही है, गुंडों को बढ़ावा दे रही है, और जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर कहते हैं सीसीटीवी फुटेज तोड़े गए, उनके गेटों को तोड़ा गया, तो उससे कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। मगर भाजपा की तरफ से अभी बड़े बयान नहीं है, मगर आने वाले दिनों के अंदर भाजपा की तरफ से भी बड़े बयान देखने को मिलेंगे। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला में हुई झड़प की घटना की तुरंत जांच करने के आदेश दिए और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को हिदायत दी है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी दोषी को हरगिज बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि पटियाला में हिंसक झड़पों के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री निवास में राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की गई और इसकी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की, जिसमें मुख्यमंत्री ने डीजीपी को मौजूदा स्थिति पर करीबी नजर रखने और निरंतर अवगत कराते रहने के निर्देश दिए। भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखने के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर अमन शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंजाब से संवाददाता अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, फिलहाल जिस तरीके से कल तमाम चीजें पटियाला में हुई, दो गुटों में जो हिंसक झड़प हुई दो पक्षों में, उसको लेकर भगवंत मान ने देर शाम जिस तरीके से बैठक की और बैठक में निर्देश दिए, क्या कुछ इस बैठक से समझा जाए, कब तक इस पर निर्णय लिया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम कहें कि कल पटियाला में जो इंसिडेंट हुआ इसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए मान सरकार नजर आई। पहले तो उनकी तरफ से सीधे तौर पे निंदा की गई जो झड़पें हुई, उसके बाद डीजीपी और अन्य अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई और खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक चीज क्लियर कर दी कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए और किसी को भी किसी तरह की भी छूट देने की बात कही गई है। किसी को किसी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए और जो दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसका असर सीधे कल ही देखने को मिला कि जो पटियाला में हिंसा करने वाले हैं, उनके झड़प करवाने वालों में से एक शिवसेना के हरीश सिंगला, जी हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनको कल ही गिरफ्तार कर लिया गया। हरीश सिंगला जो शिवसेना जिन्होंने रैली निकाली थी, उनको मेन अगर उनके एक्यूज में से माना जा रहा है जिन्होंने कल हिंसा भड़कवाई है पटियाला में, और उनको कल मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑर्डर के बाद शाम को अरेस्ट कर लिया गया। तो सीधे तौर पे मान सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, किसी तरह की भी छूट किसी को भी देने के लिए। पंजाब में बहुत मुश्किल से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति स्टेबल हुई है। पंजाब में बहुत मशक्कतों के बाद अगर हम कहें कि शांति आई है और किसी को भी पंजाब की शांति खराब करने नहीं दी जाएगी। ये मान सरकार सीधे तौर पर बोलती हुई नजर आई है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी में रहेगा और किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर से खेलने नहीं दिया जाएगा। और इसका सीधा एग्जांपल कल जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, उसके सीधा आदेश किसी को ना बख्शो। और साथ साथ हम देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस कार्रवाई भी कर दिया है कि शिवसेना के हरीश सिंगला को कल ही अरेस्ट कर लिया गया और अन्य जो दोषी हैं उनकी भी जांच की जा रही है। अमित, इसी के साथ कर्फ्यू भी लगाया गया था कल शाम 7 बजे से लेकर आज सुबह 6 बजे तक। ये कर्फ्यू किस तरीके का रहा? और आज हिंदू संगठनों ने माफ कीजिएगा, पंजाब बंद भी बुलाया है, उसको लेकर भी जानकारी। देखिए, जो अगर हम कहें कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया था वो कंपैरेटिवली स्टेबल रहा। कल 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की नाइट कर्फ्यू के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कि कल जो मेन इंसिडेंट था उसके बाद से पटियाला में स्थिति काफी ज्यादा स्टेबल नजर आ रही है। अगर हम सीधे तौर पे कहें कि पुलिस ज्यादा एक्शन लेती है, पुलिस सीधे तौर पे बड़ी कार्रवाई की कोशिश कर रही है कि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो, इसलिए जगह जगह पे पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और किसी को भी बिना वजह मूव करने नहीं दिया जा रहा है। वही हिंदू संगठन ठीक है अमित, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात पंजाब की कर रहे हैं, जहां पर पटियाला में जिस तरीके से कल दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई, उसी को लेकर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से हिंदू संगठनों के पंजाब बंद की बात हम कर रहे थे, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, पंजाब बंद की कॉल दी गई है और बेसिकली जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर सीधे तौर पे एक्शन की मांग की जाए। उन्होंने कहा है कि जब आप हिंदू ग्रुप्स के ऊपर जिन्होंने रैली निकाली उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो दूसरे ग्रुप्स थे जिन्होंने दूसरी तरफ से रैली निकाली गई उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बोल रहे हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो दोनों ग्रुप पे करे, किसी एक स्पेसिफिक को ना करे, सिर्फ हिंदू ग्रुप को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि ये बहुत गलत मैसेज भेजता है। और इसी चीज को लेकर हम कहें कि आज पंजाब बंद की कॉल दी गई है। अब ये देखना होगा कि इस बंद की कॉल का कितना असर हमें पूरे पंजाब में देखने मिलता है, कि कॉल्स कई बार दी जाती है पर असर बहुत कम देखने मिलता है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या हिंदू संगठनों द्वारा जो आज कॉल दी गई है पंजाब में, उसका कोई असर हमें देखने मिलता है या नहीं। जी
ठीक है, असर देखने को मिलेगा नहीं, यही ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कल ये पूरा मसला हुआ, उसके बाद भगवंत मान ने तमाम निर्देश दिए हैं, पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है? जांच कहां तक पहुंची पुलिस की अभी तक? जी देखिए, आपको बता दें कि पहले शिवसेना की तरफ से पंजाब रैली करने की मांग की गई थी। देखिए 29 तारीख को खालिस्तान स्थापना दिवस की कॉल दी गई थी गुरबंद सिंह पन्नू की तरफ से, जिसके बाद शिवसेना ने पटियाला में एक रैली करने की मांग की थी इस खालिस्तान दिवस के ऑपोजिशन में, पर वो रैली की परमिशन नहीं दी गई। पर उसके बावजूद भी ये रैली निकाली गई। पर जब ये रैली निकालने के बिना परमिशन के, इसके साथ ही अगर आपको बता दें सोशल मीडिया एक और टकरार चल रही थी कि जो कुछ प्रो खालिस्तान समर्थक थे, उन्होंने बोला कि हम इसके खिलाफ एक काउंटर रैली निकालेंगे। जी हाँ, जो शिवसेना की रैली निकल रही थी उसके खिलाफ काउंटर रैली निकाली जा रही थी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी था कि पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी और दोनों ही रैलियां नहीं होने दी जाएंगी। ठीक है। अब कार्रवाई ये की जा रही है कि जो शिवसेना के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे पटियाला के, उनके हरीश सिंगला, उनको तो अरेस्ट कर लिया गया। अब ये बात है कि जो दूसरे ग्रुप जिनसे रैली निकाली गई उनके ऊपर कब कार्रवाई की जाती है या फिर उन्हें कब तक आइडेंटिफाई किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया ने एक बड़ा बयान दिया है। फूल सिंह बरैया ने कहा कि बीजेपी 2023 के विधानसभा में 50 सीटों से ज्यादा जीती तो मैं भोपाल में राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लूंगा, क्योंकि SC, ST और मुसलमान, सिख, ईसाई के वोट पर बीजेपी का हक नहीं है। पिछड़ा वर्ग को बीजेपी गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी भी दलित, मुस्लिम, आदिवासी का भला नहीं किया है। वो पिछड़ा वर्ग को भी भ्रमित करने का काम बीजेपी ने किया है। इन जातियों के वोटों की संख्या प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ है। जब आपने इन जातियों का कभी भला नहीं किया तो आप किस आधार पर वोट मांग सकते हैं? उन्होंने कहा कि ये जातियां अब बीजेपी के बहकावे में आने वाली नहीं हैं। मध्य प्रदेश का जो चुनाव है 2023 का, इस चुनाव में बीजेपी भ्रम में है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी जिस प्रकार से काम कर रही है, जैसे मैं आज कई उदाहरण बताऊं, शेड्यूल कास्ट बाबा साहेब अम्बेडकर को मानता है या उन सभी गुरुओं को मानता है जिन गुरुओं ने उनके जीवन उत्थान के काम किए। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, उसकी सरकार ने घोषणा की है, उनके मंत्रियों ने घोषणा की है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान नष्ट करेंगे। तो क्या हम बीजेपी को पूछना चाहें, क्या आप बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं तो क्या आप शेड्यूल कास्ट के वोट मांगने का आपको हक है क्या? नंबर 2, तमाम मुसलमान लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, मकान उनको धराशायी कर दी, और क्या कहा इन्होंने कि वो हमारी रैली पर पत्थर फेंक रहा है। तो जो मुसलमान पत्थर फेंक रहा है, जिस पर आरोप था, उस मुसलमान के दोनों हाथ ही नहीं है, तो पत्थर क्या पैरों से फेंकेगा? फिर बोले उसको हमने इसलिए ढाया है उसका मकान कि वो भी पत्थर फेंक रहा था, वो जेल में मिला। तीसरे पर आरोप लगाया तो वो मर ही चुका था। तो भारतीय जनता पार्टी क्या झूठ बोल करके गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाएगी और भारतीय जनता पार्टी को उनके वोट मांगने का कोई हक बनेगा क्या? तो इस खबर पर जरा जानकारी के लिए विजय तिवारी हमारे साथ संवाददाता मौजूद है। विजय, फिलहाल जिस तरीके से बात करें, ग्वालियर में ये तमाम चीजें हुई और बरैया ने जो बीजेपी को लेकर तंज कसा है, एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर बीजेपी 50 से ज्यादा सीटें जीते विधानसभा चुनावों में तो वो खुद अपना मुंह काला करेंगे। इस तरीके की बातें लगातार सामने आ रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? विजय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, जिस तरीके से बरैया ने तमाम अपना बयान दिया, क्या कुछ अहम जानकारी? जिस तरह से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूल सिंह बरैया के द्वारा विवादित बयान दिया गया है कि वह सिर्फ SC, ST और मुस्लिम समुदाय के वोटों पर ध्यान दे रहे हैं और इस पर बीजेपी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान खत्म करना चाहती है और उसी के आधार पर बीजेपी कार्य कर रही है। और जिस तरह से उन्होंने संविधान को लेकर बीजेपी को घेरा है और साफ तौर पर यह बोला है कि बीजेपी
संविधान को खत्म करना चाहती है और संविधान को नष्ट करना चाहती है, जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया था। और इसी को लेकर उन्होंने आगे कहा कि एससी, एसटी और मुस्लिम समुदाय के वोटों पर बीजेपी का हक नहीं है। आपको बता दें कि फूल सिंह बरैया पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन 2003 में उनकी और मायावती के बीच की बात बिगड़ गई, जिस कारण से वह फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए। और कांग्रेस पार्टी में आने के बाद कमलनाथ के द्वारा भांडेर लोकसभा सीट से उन्हें उपचुनाव में टिकट दिया गया था, जहां पर वह बीजेपी प्रत्याशी से 100 वोटों से हार गए थे। जिस तरह से फूल सिंह बरैया के द्वारा लगातार ऐसे विवादित बयान दिए जाते थे, अभी हाल ही में उपचुनाव के दौरान उनके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को लेकर एक विवादित बयान दिया गया था, और इसके बाद वह सवर्ण समाज को लेकर एक विवादित बयान दिए थे। और उपचुनाव के दौरान वह एक मंच पर भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने अफसरों को भी धमकाने का कार्य किया था। उनके द्वारा यह बोला गया था कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, और जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वह अफसरों की चमड़ी उकेल के भूसे भरवा देंगे, जिस पर राजनीतिक कई विवाद हुए थे। लेकिन फूल सिंह बरैया के द्वारा लगातार ऐसे विवादित बयान दिए जाते रहे हैं। हाल ही में जो एक विवादित बयान दिया गया है फूल सिंह बरैया के द्वारा, उसमें यह बोला गया है कि इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा मध्य प्रदेश से सिर्फ 50 सीटें जीत रही है। अगर 50 से ज्यादा सीटें जीतती है तो वह भोपाल के राजभवन के सामने अपना मुंह खुद से काला करेंगे। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच मई महीने में फिर से सजेगा। रविवार 1 मई को प्रदेश सरकार के मंत्री अलग अलग स्थानों पर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और ये राज्य सरकार का 26वां जनमंच कार्यक्रम होगा। उल्लेखनीय है कि पिछले जनमंच में प्रदेश के सभी जिलों में जनता की 919 शिकायतें सामने आई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिमाचल सरकार की इस पहल की सराहना कर चुके हैं। हिमाचल में अब तक 2600 से अधिक स्थानों पर 56,000 के करीब शिकायतें जनमंच के माध्यम से आई है और इनमें से 90% का समाधान किया जा चुका है। राज्य में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 11 पर भी 3.60 लाख शिकायतें आई है, जिनमें से 3.45 लाख का समाधान किया जा चुका है। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से बात कर रहे हैं हिमाचल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की जनमंच कार्यक्रम कल फिर से शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी, हिमाचल सरकार पहले से अहम कार्यक्रम कर रही है, क्योंकि इसके जो जरिए है जनता के सरकार वो उन्हें वहीं पर उनके घर द्वार पर मिल जाती है। ये जो है ये प्रदेश सरकार का ये 26वां जनमंच होगा। पिछली बार भी इसमें जो शिकायतें हैं वो 919 जो शिकायतें आई थी, जो 25वां जनमंच जो पिछले 3 जो अप्रैल को हुआ था, ये अगले ये जो कल रविवार है, कल ये जनमंच फिर से सजेगा और विभिन्न स्थानों पर 12 जो जिले हैं वहाँ उनकी जो विभिन्न अलग अलग स्थान है वहाँ पे विभिन्न जो मंत्री है कैबिनेट के वो इन जनमंच की जो है अध्यक्षता करेंगे। इनमें जो कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह है वो कुल्लू के सदर में, सुरेश भारद्वाज शिमला के कमला नगर में,
और जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी है वो कांगड़ा के फतेहपुर में, जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडा जो है लाहौल स्पीति के लाहौल में, और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ऊना के हरोली में, विक्रम सिंह सिरमौर की शिलाई में, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर है जो मंडी के सदर में, स्वास्थ्य मंत्री राजेश सैजल किन्नौर के रिकांगपिओ में, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी सोलन के नालागढ़ में, और वन मंत्री राकेश पठानिया जो चंबा के भरमौर, और खाद्य आपूर्ति मंत्री हमीरपुर के नादौन, और डिप्टी स्पीकर हंसराज है बिलासपुर में जो जन समस्याएं वो सुनेंगे। ठीक है टीना जी, फिलहाल इसका शेड्यूल क्या रहने वाला है? क्या एक ही दिन का कार्यक्रम होगा या रोजाना हफ्ते दर हफ्ते, किस तरीके से शेड्यूल इसका रहेगा? जी, ये फिलहाल एक ही दिन का कार्यक्रम होगा। ये जो है ये दोपहर 3 बजे तक 2 बजे तक चलता है। उसके बाद जो है जो वहाँ आए लोग होते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है। इसी को जो जनमंच है इसको लेके जो सरकार है कई बार विपक्ष के निशाने पर भी आ चुकी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जो ये जनमंच है इस पर करोड़ों खर्च रही है और जो लाभ है वो नहीं पहुंच रहा है। हालांकि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जो छोटे छोटे जैसे जाति प्रमाण पत्र है, विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र है, बिजली के मीटर से संबंधित समस्या है, पानी के कनेक्शन से संबंधित समस्या है, और जो जमीन से संबंधित जो विभिन्न जो प्रमाण पत्र है वो उनको घर द्वार पर ही मिल जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ये एक दिन का जो कार्यक्रम सरकार करती है वो उसमें खर्चा तो खैर बेहद ही खर्चीला कार्यक्रम रहता है। उसके जो उसका जो परिणाम है वो भी उतना बेहतर नहीं मिल पाता है। लेकिन ये है कि लोगों को फिर भी राहत एक ये मिलती है कि जो विभिन्न दूर दूर से जिलों का रुख करना पड़ता है, राजधानी मुख्यालयों का रुख करना पड़ता है, उससे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो बच जाते हैं। ठीक है, फिलहाल जनता का क्या कुछ पक्ष है इसको लेकर? क्योंकि जनता लगातार इन कार्यक्रमों से खुश तो होती है, लेकिन जनता के साथ साथ विपक्ष एक बार फिर से निशाना साध सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जो जनमंच है इसमें जो विभिन्न मंत्री है उनकी कई बार जो अधिकारियों के साथ तकरार हो जाती है। जनता भी कई बार जो है अपना कोई ऐसा मसला लेकर सामने खड़ी हो जाती है कि जो मंत्री है वो उसका समाधान या जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसके ऊपर जो अधिकारी है उन पर गाज गिरती है। तो इसको विपक्ष कई बार इसको जनमंच को जो है झंडमंच का करार दे चुका है और कह चुका है कि जो ये सरकार जो जनमंच कार्यक्रम करवाती है इसमें जनता को राहत तो खैर वो नहीं दे पाती है, लेकिन जो अधिकारी है उनको उनके लिए ये एक बेहद शर्मनाक जो वहां पे जो वो हो जाता है सामना, जो शर्मनाक पलों का जो सामना है वो कई अधिकारियों को करना पड़ता है, क्योंकि जो मंत्री है वो सीधे जनता के सामने जो है वो बुरी तरह जो है अधिकारियों को छिड़क देते हैं। हालांकि जो जनता है, आम जनता से अगर हम बात करें तो शहरों की तरफ तो इतना रुझान नहीं है, लेकिन जो ग्रामीण दूर दराज के जो क्षेत्र है, चंबा है और कुल्लू है और आपका हमीरपुर के जो दुर्गम जो दूर दराज के इलाके हैं, मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे लिए ये बेहद फायदेमंद है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज है, छोटे छोटे जो प्रमाण पत्र है उनको लेने के लिए अगर हमें मुख्यालयों तक जाना पड़ता है तो उसमें हमारा बेहद पैसा भी खर्च होता है और कई बार जो है अधिकारी को सुनते भी नहीं है। जनमंच में जो है खुद सामने जो मंत्री बैठे रहते हैं उस कारण से जो है अधिकारियों को गंभीरता से लेना पड़ता है। और देखने में आया है कि शाम तक जो विभिन्न प्रमाण पत्र है वो लोगों के हाथ में होते हैं। तो इस तरह का जनता के लिहाज से देखा जाए तो काफी राहत देने वाला ये जनमंच उनके लिए साबित होता है। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शुक्रवार को प्रेस क्लब में राज्य के जन संगठनों और विपक्षी दलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा राज्य सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए। हाल ही में खबर आ रही है कि राज्य में अवैध निर्माण हटाने के नाम पर कुछ मलिन बस्तियों को भी उजाड़ा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा वक्ताओं ने सरकार को याद दिलाया कि सत्ताधारी दल और राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राजधानी भर विज्ञापन लगाकर घोषित किया था कि उन्होंने अध्यादेश का नवीनीकरण कर राज्य में सारे मलिन बस्तियों को सुरक्षा दी है। इस दौरान वक्ता हीरा सिंह बिष्ट ने इस बात को भी उठाया कि 2018 से लगातार मांग उठ रही है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी भी परिवार को बेघर नहीं किया जाना चाहिए। इस पर सरकार अपनी राय स्पष्ट करे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात देहरादून की कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग विपक्षी दलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। इस पर जरा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अमित, फिलहाल जिस तरीके से हीरा सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम आरोप सरकार पर लगाए, क्या कुछ अहम जानकारी? हटाने को लेकर के जहाँ इतना सरकार थोड़ी प्रतिरोध नजर आ रही है, वहीं अब इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं राजनीति हावी होती जा रही है। साफ तौर से देखा जा रहा है कि लगातार दिन तक अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन अब जो यहाँ पर विपक्षी दल है वो यहाँ पर लगातार सक्रिय है और पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो चीजें हैं यहाँ पर वो अब सामने खुल के आने लगी, क्योंकि लगातार अब कहीं ना कहीं इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं तमाम जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर कहा गया साफ तौर से कि जो राज्य सरकार है वो यहाँ पर जो मलिन मस्ती है उनको हटाने की कवायद यहाँ पर कर दी, जो पूरी तरीके से गलत है और उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग बेघर हो सकते हैं उन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर रोक लगनी चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, इसको लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है? क्योंकि बीजेपी पर जो आरोप लगाए कि बुलडोजर मलिन बस्तियों पर चलाया जा रहा है विकास के नाम पर, क्या बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल, यहाँ बात करें जिस तरीके से बात करें हल्द्वानी की, अगर बात की जाए कुमाऊं का मुख्य द्वार है और यहाँ पर जो नगर निगम हल्द्वानी उसकी तरफ से लगातार अवैध अतिक्रमण यहाँ पर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ कुछ मलिन बस्तियां ऐसी मुस्कान जो यहाँ पर सालों से रह रही है और करीब जो रेलवे की भूमि अतिक्रमण की यहाँ पर बात है और रास्ते यहाँ पर सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण की बात है, उससे सालों से इस पर कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अब उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है और करीब 4.5 अतिक्रमणकारी ऐसे हैं जिनको हटाए जाने की यहाँ पर प्रक्रिया जिन पर चिंतित किया जा चुका है। वहाँ पर जब मेयर के बारे में बातचीत की गई तो उनका साफ तौर से कहना था कि जो अधिकारी की उदासीनता के चलते कहीं ना कहीं अतिक्रमण होता है और जो पूर्व में यहाँ पर जो राजनेता होते हैं उनके चलते, लेकिन अब इनकी तरफ से लगातार जो अवैध अतिक्रमण जो किया गया है उसको लगातार हटाया जाएगा और किसी प्रकार से ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ तौर से पुनर्निर्माण यहाँ पर पुनर्गठन की और जो यहाँ पर विस्थापन की जब बात आती है तो उसका अलग भी जवाब नहीं देते, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने को लेकर के लगातार उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। अमित, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बयानबाजी की जा रही है, जमीनी हकीकत उनकी क्या है? क्योंकि आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी ने विकास के नाम पर मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाया, क्या वाकई जमीनी हकीकत यही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं उसका अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कई जगह ऐसी है जो लगातार सालों से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण लगातार बढ़ता रहा और मजे की बात आगे देखिए कि उन अवैध अतिक्रमणकारियों पे यहाँ पर उनके आधार कार्ड बना दिए जाते हैं, उनके यहाँ पर तमाम जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो बना दिए जाते हैं। बिजली उनके मकान जहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है वहाँ पर मकान बने हुए हैं, उनमें पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है, आधार कार्ड बने हुए हैं। तो सरकार उस समय ये सब चीजें नहीं देखती, लेकिन अब जब लोग यहाँ पर बस चुके हैं उससे कोई नया कानून ना ला करके लगातार जिस तरीके से अब कार्रवाई की जा रही है, पता ये निश्चित है कि लोग यहाँ पर बेघर होंगे, उनको यहाँ पर पुनः विस्थापित करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जानी चाहिए, जो हालांकि अभी तक यहाँ पर नहीं की जा रही है। उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग हैं वो ऐतराज करते हैं और उसी को लेकर यहाँ पर लगातार मांग उठाई जा रही है कि ऐसे लोगों को बेघर ना किया जाए, जिनकी घर और जो जमीन जो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी जरूरी है। ठीक है, उन पर कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन जिस तरीके से संगठनों ने और विपक्षी दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई आरोप बीजेपी पर लगाए, अब बीजेपी क्योंकि आ गए, जिस तरीके से बीजेपी पर ये आरोप लगाए गए हैं और तमाम बातें हीरा बिष्ट द्वारा कही गई, उसमें सबसे अहम यही रहा कि बुलडोजर की राजनीति उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। अब इस बुलडोजर की राजनीति पर बीजेपी के बड़े अधिकारी का कोई बयान? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से अब अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर के अब राजनीति कहीं ना कहीं स्थित की जा रही है, विपक्ष से लगातार सवाल खड़े कर रहा है। वहीं यहाँ पर सत्ताधारी की अगर बात की जाए तो लगातार ये बात सामने आ रही कि अवैध अतिक्रमण हटाया जरूर जाएगा, लेकिन बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा, लोगों को यहाँ पर कठिनाई ना हो और जो अवैध रूप से बस रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। जो अवैध है जिनपे केवल कार्रवाई की बात से के नाम पर यहाँ पर जुल्म नहीं किया जाएगा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी दल आमने सामने है। अब इसमें किसके यहाँ पर किस तरीके की चीजें सामने आती है, कानूनी कार्रवाई किस तरह से की जाती है, सरकार इसमें क्या कदम उठाती है, ये आने वाला समय बताएगा मुश्किल, लेकिन फिलहाल अभी अतिक्रमण को लेकर के राजनीति अपने घमासान पे और उससे आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने के बाद अब बीजेपी राज ठाकरे की पार्टी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ युति करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी और मनसे गठबंधन को लेकर सकारात्मक रुख का परिचय दिया है। ऐसी रिपोर्ट है कि 21 अप्रैल को नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव शिव प्रकाश की एक बैठक हुई, जिसमें मनसे के साथ गठबंधन पर चर्चा की गई। इसके बाद फडणवीस ने 24 अप्रैल को राज ठाकरे के पास अपने एक खास संदेश वाहक को भेजा था। हाल के दिनों में राज ठाकरे ने जिस तरह से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने की मुहिम को छेड़ा, उससे बीजेपी को भी लग रहा है कि शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद उन्हें जिस तरह की हिंदुवादी पार्टी की तलाश है, उस पर मनसे खरी उतर रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी महाराष्ट्र में मनसे से गठबंधन कर सकती है। ऐसी बातें जो है वो लगातार सामने आ रही है। हाल ही में मोहन भागवत की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात यही दर्शा रही है कि महाराष्ट्र में इस बार गठबंधन हो सकता है। तो जिस तरीके से अब ये गठबंधन की बातें तय हो रही है, लाउडस्पीकर विवाद जिस तरीके से लगातार बढ़ा है, उसको लेकर अब बीजेपी चाह रही है कि हिंदुवादी पार्टी मनसे को वो गठबंधन करे उसके साथ और आगे उन्हीं के साथ बढ़े, क्योंकि पहले बीजेपी का शिवसेना से गठबंधन था, लेकिन शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी को हिंदुवादी पार्टी की तलाश थी, जिस पर मनसे खरी उतर रही है। और यही कारण है कि बीजेपी अब मनसे की तरफ निगाह गड़ाए देख रही है और उनका मानना है कि मनसे से अगर गठबंधन किया जाता है तो बीजेपी महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से सफल हो सकती है। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति चरम पर है, इसी को लेकर बीजेपी भी अब गठबंधन की ओर निगाह गड़ाए देख रही है। आपको बता दें कि बीजेपी अब चाहती है कि मनसे से उनका गठबंधन हो। इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ बैठक की और इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए और इस बैठक के बाद बीजेपी के एक संदेश वाहक को राज ठाकरे के पास भेजा गया और राज ठाकरे भी कहीं ना कहीं बीजेपी की कई बार तारीफ करते नजर आए हैं। तो ये गठबंधन सकारात्मकता की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की, उत्तर प्रदेश के सीएम की तारीफ की थी लाउडस्पीकर मामले में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं उसको लेकर ये तारीफ थी। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि मनसे प्रमुख और मनसे के साथ अब बीजेपी गठबंधन कर सकती है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, देखिए मराठी मानुस का जो वोट बैंक है उसे तोड़ने के लिए बीजेपी ने एक गेम प्लान तैयार किया है, जिसमें मनसे के साथ वह युति की पूरी योजना बना चुकी है। हालांकि योजना नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और हिंदू धर्म प्रकोष्ठ के जो नेता है उत्तम कुमार, उनके नेतृत्व में किया गया है। और यह जानकारी है कि देवेंद्र फडणवीस ने एक अपने विशेष सलाहकार को राज ठाकरे के पास भेजा था इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल बीजेपी ने अब तक इस पर खुलासा नहीं किया है। मैं जानकारी आपसे लेते रहूंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो फिलहाल बात हो जिस तरीके से महाराष्ट्र की कर रहे थे, जहां पर बीजेपी मनसे के साथ गठबंधन कर सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल बात हम यही कर रहे थे कि मनसे के साथ बीजेपी गठबंधन कर सकती है, किस तरीके की अहम जानकारी है? देखिए, जिस तरह से मनसे प्रमुख राज ठाकरे मुंबई में लाउड स्पीकर और उसके बाद उत्तर भारतीयों को सबसे प्रिय संवाद हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरह से आक्रामक है, हालांकि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने की जो उनका मुद्दा है वो कहेंगे बीजेपी को बहुत भारा है। इसी को लेकर बीजेपी जो है अब मनसे के सामने हाथ फैलाई है और लिहाजा ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है मनसे और बीजेपी का गठबंधन का औपचारिक घोषणा की जाएगी। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पे कहा है कि राज ठाकरे की तरफ से अभी कोई पहल नहीं की गई है, यानी कि ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी जो है पूरी तरह से मन बना चुकी है कि किस तरह से मनसे के साथ जो है हाथ मिलाकर मुंबई महानगर पालिका में होने वाले चुनाव का जो पुरजोर जो है शिवसेना को इसका जवाब दिया जाए। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। महबूबा मुफ्ती ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी लाउडस्पीकर बुलडोजर चलाकर देश की जनता का ध्यान भटका रही है। महबूबा मुफ्ती ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना जारी रहे, क्योंकि वो संकट को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रुख है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। पीडीपी प्रमुख ने बीजेपी को याद दिलाया कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष नींव पर आधारित है। धर्मनिरपेक्षता हमारे डीएनए में है। बीजेपी धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन डीएनए तो होने ही वाला है। जहां तक मस्जिदों में लाउडस्पीकर बंद करने का सवाल है, ये उनके उसी एजेंडे का हिस्सा है। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने तमाम ये बयान दिए हैं और बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है, किस तरीके से इस बयान को देखा जाए? जी देखिए, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बोली हमेशा से ही महबूबा मुफ्ती बोलती रही हैं और इस बार भी उन्होंने सेना के ऊपर सवाल उठाए हैं और खास करके कहा जाए कल पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा के ऊपर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तत्वों को बढ़ावा देने की बात कही है, धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के अंदर डीएनए में पंथ निरपेक्षता है, लेकिन भाजपा इसको पूरी तरह से भंग कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बोली कि हमारे प्रदेश में जामिया मस्जिद बंद रखी गई है, कहीं ना कहीं जुमातुल विदा पर भी वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। मस्जिद खास करके उन्होंने कहा कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश जो है वो हमारे देश में की जा रही है भाजपा की तरफ से। हमें पाकिस्तान से सबक लेना होगा, वहां धर्म का दुरुपयोग हुआ है और आज वो तबाही की कगार पर जा पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं उसने महबूबा मुफ्ती ने जो है भाजपा पर सीधे सीधे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के जो आरोप है वो लगाए हैं। पाकिस्तान के प्रति उन्होंने लगाव जारी करते हुए कहा है कि आतंकी हिंसा के मुद्दे पर पाकिस्तान जो है को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कहा है कि हमारी फौज क्या कर रही है। यहाँ सुरक्षा बल जो है कम से कम उनकी संख्या जो है 10 लाख है और 100 से 150 आतंकी जो हैं वो घाटी के अंदर हैं, लेकिन उन पर अभी तक जो है वो काबू नहीं पाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी खामियां जरूर हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती को समझना होगा कि जिस प्रकार से आतंकी 100 से 150 हैं, लेकिन जो उनको शेल्टर मिल रहा है, जो ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड वर्कर उनकी सहायता कर रहे हैं, घाटी के अंदर लगातार जो आतंकियों को शरण मिलती है, इसी वजह से घाटी के अंदर आतंकवाद फल फूल रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो लगातार राजनीति कर रही हैं और खास करके
यही वजह है कि कल जब महबूबा मुफ्ती घाटी वापस जा रही थी तो उससे पहले उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सब बातें कही हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से मुफ्ती ने ये तमाम बयान दिए, क्या इसको लेकर बीजेपी ने कोई अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी? जी देखिए, अभी तक कहा जाए तो अभी फिलहाल भाजपा की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया जो है वो नहीं आई है। हो सकता है कि इस पर आज प्रतिक्रिया जो है प्रदेश भाजपा की तरफ से आए, लेकिन महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ है उसे रोकने के लिए गुपकार गठबंधन को आगे आना होगा। फिर से मिलजुल कर जो है भाजपा को हराने के लिए हमें फिर से वापस जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है उसको बहाल करने के लिए गुपकार गठबंधन जो है उसको कहीं ना कहीं मिलकर काम करने की जरूरत है। जी ठीक है रविंद्र, जिस तरीके से ये तमाम बातें महबूबा मुफ्ती द्वारा की गई है, लगातार वो इस तरीके के बयान देती रहती है और उसी को लेकर वो लगातार सुर्खियों में भी रहती है। इस बार बीजेपी क्या उन पर कोई एक्शन ले सकती है इस बयान को लेकर? जी देखिए, ये तो केंद्र सरकार तय करेगी। हो सकता है कि जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रही हैं, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की वो भी कोशिश कर रही हैं। बयानबाजी भाजपा को घेरने की जरूर कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी आड़ में सांप्रदायिक माहौल जो बिगड़ेगा उसमें कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी बयानबाजी जो है वो चल रही है। लेकिन कहा जाए तो ये फिलहाल केंद्र सरकार को सोचना होगा कि केंद्र सरकार जो है आखिरकार क्या एक्शन लेती है। जी ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है, ये गंभीर जो मसला है उसको लेकर बीजेपी को सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश में बीजेपी पर आरोप लगाया है महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो दंगे भड़काने का काम कर रही है और मस्जिदों में लाउडस्पीकर को बंद करवाने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का ही एजेंडा है जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।